7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव किसी के लिए नाक की लड़ाई था तो किसी के लिए अपना अस्तित्व बचाने का युद्ध। लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन का यह पहला टेस्ट था और ऐसे में इन उपचुनाव में हर पार्टी ने अपने अपने दांव खेले, जिसके बाद परिणाम ने किसी की टेंशन को बढ़ा दिया तो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। तो आइए सबसे पहले इन रिजल्ट्स को, परिणामों को विस्तार से समझ लेते हैं। उपचुनाव की 13 सीटों पर सबसे अधिक फायदा टीएमसी को देखने को मिला, जिसने पश्चिम बंगाल में क्लीन स्वीप करते हुए 4 सीटों पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस के खाते में भी 4 सीटें आई हैं। बीजेपी को 2 सीटें मिली, जबकि आम आदमी पार्टी और डीएमके को एक सीट मिली और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की जीत हुई है। अगर इस उपचुनाव को एनडीए बनाम इंडिया की दृष्टि से हम देखें तो इंडिया गठबंधन के लिए ये परिणाम खुशियां लेकर आए हैं। जहां इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें चले गई तो वहीं एनडीए सिर्फ 2 सीट पर सिमट गया। अगर इन सीटों पर पिछले चुनाव से हम देखते हुए तुलना कर लें तो यहां पर एनडीए को भारी नुकसान हुआ। चुनाव से पहले 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन था, जो कि चुनाव के बाद 10 सीटों पर काबिज हो गया, जबकि 4 सीटों पर एनडीए घटकर 2 सीटों पर आ गया, यानी कि 2 सीटों का एनडीए को नुकसान हुआ। अब अगर एक और बात हम करें, अगर पार्टियों के निजी प्रदर्शन की बात करें तो बीजेपी ने 11 प्रत्याशी उतारे, सिर्फ 2 जीते, मतलब स्ट्राइक रेट करीब 18 का रहा। कांग्रेस ने 8 प्रत्याशी उतारे, 4 जीते, स्ट्राइक रेट कांग्रेस का 50 का रहा। टीएमसी का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन, शानदार रहा, जिसके सारे प्रत्याशी चारों के चारों जीत गए और टीएमसी का स्ट्राइक रेट रहा 100 का। अब इन परिणामों को लेकर अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकेंगे कि कैसे अलग अलग हिस्सों में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जैसे अब आप यहां देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक उपचुनाव की तस्वीरें सामने आई। कहीं मिठाइयां बांटी गई, कहीं रंग खेला गया, कहीं कार्यकर्ता जमकर थिरके और कहीं मायूसी नजर आई, क्योंकि सबसे बड़ा इन उपचुनाव के परिणामों में कहीं दबदबा किसी पार्टी का नजर आया तो वो दबदबा नजर आया बंगाल में ममता बनर्जी का, जहां पर बीजेपी की 3 सीटें पिछली बार थी और वो तीनों की तीनों जीती। 1 सीट उसी के पास थी, वो सीट भी उसने जीती है। जबकि देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 2-2 सीटें मिली हैं, बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में 1 सीट मिली। इस चुनाव की एक और खास बात यह रही कि दल बदलुओं को लेकर जनता ने कड़ा संदेश दे दिया है और दल बदलुओं में सबसे अधिक नुकसान बीजेपी को हुआ। सोचिए, जिन 13 सीटों पर चुनाव हुए उनमें 10 सीटें ऐसी हैं जहां दल बदलने वाले नेताओं को टिकट दिया गया और दल बदल की वजह से जनता को चुनाव में झोंका गया। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि पार्टी बदलने के बाद इन नेताओं ने इस्तीफा दिया और दूसरी पार्टी से ये लोग चुनाव लड़े। सोचिए, आपके हमारे यानी कि जनता के पैसे और समय की बर्बादी, लेकिन जनता ने इनको जवाब दिया। अब देखिए, आंकड़ों की तरह अगर हम देखें तो सबसे अधिक दल बदलू नेता बीजेपी के चुनाव मैदान में उतरे और बीजेपी को हमेशा इसी का नुकसान पिछले कई दिनों से हो रहा है, जो कि लोकसभा चुनाव में भी हुआ। और इन्हीं दल बदलू नेताओं को जनता ने सबक सिखाया और उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। बीजेपी ने 11 प्रत्याशियों में से 6 प्रत्याशी ऐसे उतारे जो कांग्रेस और दूसरे दलों से बीजेपी के अंदर आए थे। 4 हार गए। हालांकि बीजेपी जिन 2 सीटों पर जीती वहां भी दल बदलू प्रत्याशी ही जीते हैं। इसके अलावा टीएमसी के दोनों दल बदलू भी जीत गए, ये बीजेपी से टीएमसी में आए थे। आम आदमी पार्टी का 1 दल बदलू नेता जीता, जबकि आरजेडी से उतरी बीमा भारती को हार का सामना करना पड़ा। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 10 में से 5 दल बदलू नेता थे जो चुनाव जीत गए। उपचुनाव के रिजल्ट के बाद कांग्रेस का जोश बहुत हाई है, जो अब बीजेपी को लगातार घेर रही है। लोकसभा चुनाव में संदेश बहुत स्पष्ट था, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। अब 1 महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया। हिमाचल में एक थोपा हुआ चुनाव, निर्दलीय 3 विधायकों से इस्तीफा लिया गया, उनसे इस्तीफा करवाया गया, हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया और जनता का पैसा एक थोपे हुए चुनाव पर बर्बाद करवाया गया। आप लोग उसको ऑपरेशन लोटस कहते हो, मैं उसको ऑपरेशन कीचड़ कहता हूं। ऑपरेशन वोटर्स
सबसे बड़ा होता है, सबसे मजबूत जवाब देता है। तो इन उपचुनावों में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। इन उपचुनावों के परिणाम को राज्यों की दृष्टि से और राज्यों के हिसाब से आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें देवभूमि उत्तराखंड की, जहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा। यहां 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलोर सीट कांग्रेस ने जीत ली। यहां सबसे अधिक चर्चा बद्रीनाथ सीट को लेकर है, क्योंकि बीजेपी धर्म के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलती है, सबसे आगे हिंदू हित का मुद्दा उठाती है। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की हार एक बहुत बड़ा बीजेपी के लिए झटका है, क्योंकि यहां 97% से अधिक हिंदू हैं। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला को जीत मिली। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी को 5224 वोटों से हरा दिया। मार्च में कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफा देकर बीजेपी में चले जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब भंडारी हार गए। इसके बाद यहां उपचुनाव करवाया गया। भंडारी को बीजेपी ने टिकट दे दिया, यानी कि दल बदलना राजेंद्र भंडारी को महंगा पड़ गया। पहले वो कांग्रेस के विधायक थे, बीजेपी में गए और फिर से लड़े, लेकिन हार गए। बद्रीनाथ में बीजेपी की हार को विपक्ष अयोध्या से जोड़ रहा है। मतलब संदेश देने का यह प्रयास कि कहीं ना कहीं बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा फेल हो रहा है, लेकिन विपक्ष के आरोपों को बीजेपी रद्द कर रही है, खारिज कर रही है। बद्रीनाथ 97.68% हिंदू है ना। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किस तरह की राजनीति आप इस देश पर थोपना चाहते हैं। वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या में जो हुआ आपने देखा, नासिक, रामेश्वरम, रामटेक, बद्रीनाथ, ऐसे तमाम ऐसे कई और मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां इन्होंने एक तरह से ऐसी राजनीति करने की कोशिश की जिसमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बात का स्थान नहीं था। चलो अच्छी बात है कि अब जाकर कांग्रेस पार्टी कम से कम भगवान का नाम तो ले रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान श्री राम को नकार दिया था। हलफनामे में यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि भगवान राम काल्पनिक है। आज भगवान राम का नाम ले रहे हैं। ये ऊपर वाला है प्रकृति, वो भी अति का दंड देती है। जब अतिवाद होता है तो उसका दंड देती है। राजा रामचंद्र की धरती, वो न्याय के देवता थे राजा रामचंद्र, उनकी धरती अयोध्या में इंडिया की जीत बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे गठबंधन की जीत बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर अब मोहर लगा दी। राम विष्णु के अवतार थे और विष्णु जी की धरती जो है बद्रीनाथ है, तो अब बद्रीनाथ से भी जो है ये मोहर लग गई कांग्रेस की जीत के साथ कि भगवान विष्णु ने भी कह दिया तथास्तु कांग्रेस। अब ये भाजपा का अतिवाद नहीं चलेगा। और आप देखिएगा भगवान केदार भी, शिव भी, क्योंकि राहुल शिव भक्त हैं, और जब समय आएगा तो हम केदार भी जीतेंगे। भगवान शिव का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। देखिए, जहाँ तक अयोध्या का विषय, अयोध्या लोकसभा, अयोध्या विधानसभा बीजेपी जीती हुई है। बद्रीनाथ पिछली बार से मारे हुए थे। बद्रीनाथ विधानसभा कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस अति उत्साह में भगवान का सहारा ले रही है। लोकसभा अयोध्या में तो आ रहे नहीं, लोकसभा नहीं आ रही। अयोध्या की विधानसभा, लोकसभा अयोध्या के नाम से लोकसभा है ही नहीं देश के अंदर, इसलिए इस प्रकार का कुप्रचार किया जा रहा है। अच्छा, फरीदाबाद लोकसभा है, उसको फैजाबाद के नाम से लोकसभा है। इसलिए अयोध्या बीजेपी जीती है। अयोध्या के अंदर लोकसभा चुनाव में हम लोग आगे रहे हैं। और जहां तक बद्रीनाथ भी, बद्रीनाथ तो कांग्रेस जीती हुई थी। कांग्रेस ने कोई नया काम नहीं किया, अपनी सीट बचाई है और मैं बधाई देता हूं कांग्रेस के प्रत्याशी को। लेकिन इतना भी सच है कि हम 8000 से लोकसभा को, उस विधानसभा को जीते थे, बद्रीनाथ विधानसभा को। कांग्रेस ने वो मुकाम तो छुआ नहीं। ये ठीक है कि हम उस सीट को और अच्छे तरीके से मैनेज करते जीत सकते थे। जहां कमी रही है उसको हम देखेंगे भविष्य में क्या कारण रहे। अब हम एक पहाड़ी प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को निराशा हाथ लगी। हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में दल बदलूं को लेकर सबसे अधिक बयानबाजी की गई। यहां पर देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर उपचुनाव हुए। होशियार सिंह देहरा से आशीष शर्मा, हमीरपुर से केएल ठाकुर, नालागढ़ से निर्दलीय विधायक थे। 22 मार्च को इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद ये तीनों सीटें खाली हो गई और तीनों ही नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने इन तीनों नेताओं को फिर से उपचुनाव में
उन्हीं की सीटों पर उतार दिया, लेकिन बीजेपी के 2 दल बदलू नेता हार गए। देहरा सीट पर होशियार सिंह को हार मिली। उन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी और कांग्रेस की उम्मीदवार कमलेश ठाकुर ने हराया। तो नालागढ़ सीट पर केएल ठाकुर को हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने केएल ठाकुर को हरा दिया। हमीरपुर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आशीष शर्मा अपनी सीट बचाने में सफल रहे। उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा था। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को करीब 1571 वोटों से हरा दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस जीत को जनता और अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित किया और कहा कि ये उन्हीं के परिश्रम, परिणाम, विश्वास की जीत है। 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी थी, उस समय 40 सीटें थी। वो 40 की 40 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में आई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये जनता की जीत है। भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र जनता की सरकार को गिराने के लिए किया गया, 16 महीने से हमने जनता के हित में कार्य किए और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश के देहरा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी ने चुनाव जीत लिया है। परिणाम के बाद मुख्यमंत्री की बेटियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। देहरा के लोगों के लिए को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से कि उन्होंने मेरी माता जी पे ये भरोसा रखा है अपना, और बहुत खुश है। हाँ जी, देहरा ने हमारे लिए क्या बोलते मम्मा को इतनी उससे जिताया है और आगे भी देहरा के लोगों पे हमें पूरा विश्वास है वो हमें जिताएंगे आगे, तो बहुत खुशी बात है। जीत का श्रेय तो सारे कांग्रेस वर्कर्स, मम्मा पापा, सबकी, सारे देहरा के लोगों के लिए है। सब बहुत खुशी की बात है, उन्हें हमें इतने उससे जिताया है। इन्हीं उपचुनावों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने क्लीन स्वीप कर दिया। मतलब जो लड़ाई पिछले विधानसभा चुनाव से शुरू हुई थी, वहां से हर बार मैदान ममता दीदी ने ही मारा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टीएमसी ने काफी पीछे छोड़ दिया, तो उपचुनाव में भी ममता का जादू जबरदस्त चला। 4 सीटों पर टीएमसी ने बंगाल में कब्जा कर लिया और सबसे बड़ी बात ये कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 4 में से 3 सीटें बीजेपी से छीन ली। टीएमसी ने मानकतला सीट, रायगंज, बागदा सीट, रानाघाट दक्षिण सीट जीती। इनमें से मानकतला के अलावा बाकी तीनों सीटें बीजेपी के पास थी और टीएमसी ने ये तीनों सीटें बीजेपी से छीन ली। बीजेपी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में तीनों सीटें जीती थीं, लेकिन इन चुनाव में बीजेपी ने ये तीनों सीटें पश्चिम बंगाल में हार दी हैं। मतलब ये हुआ कि 3 सीटें बीजेपी के पास जो थी वो टीएमसी ने जीती। पश्चिम बंगाल में भी परिणाम की समीक्षा पार्टियां अपने अपने हिसाब से कर रही हैं। टीएमसी और बीजेपी के दोनों नेता, टीएमसी को जीत मिली लेकिन बीजेपी ने 3 सीटें यहां पर हारी, वो इसकी समीक्षा अब बीजेपी के नेता कर रहे हैं। ये लोकसभा अलग पर्सपेक्टिव है और कुछ लोग जो भाजपा को वोट दिए थे उनको ये ऐसे हो गया है जो वो वोट वेस्ट नहीं करेंगे। दिल्ली में कम हो गया है भाजपा, बंगाल में कम हो गया है भाजपा, तो वो लोग नहीं करेंगे। वो डेवलपमेंट मिला और तृणमूल को वोट दे दिया। ये टीएमसी सबसे ज्यादा ये जितने सारे क्या कहते हैं ये जो नेगेटिव काम जो है इनके द्वारा ही होता है। इनका एक ट्रेडिशन बन गया है, बिना मतलब फाइटिंग के कुछ नहीं आते हैं और फाइटिंग वो हो कि रास्ते में सबको मारो, तो ये यही करके सब जीते हैं जो भी है। बंगाल के बाद आइए बिहार की एक सीट पर उपचुनाव हुआ, उसकी भी बात करते हैं। इस बार बिहार की रुपौली सीट का चुनाव काफी दिलचस्प रहा। यह सीट जेडीयू और आरजेडी के लिए नाक की लड़ाई थी, क्योंकि इस सीट पर विधायक भीमा भारती 5 बार से विधायक थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में भीमा भारती ने आरजेडी का दामन थाम लिया।
वो चुनाव हार गई, जिसके बाद आरजेडी के टिकट से बीमा विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन फिर से हार गई। और सबसे बड़ी बात, पूर्णिया सीट पर भी निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जीते, तो रुपौली सीट पर भी निर्दलीय शंकर सिंह जीत गए हैं। वहीं बीमा भारती अपनी पारंपरिक सीट पर तीसरे नंबर पर रही। मतलब बड़े दिग्गजों की लड़ाई में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है, चाहे पप्पू यादव हो या शंकर सिंह हो, क्योंकि बीमा भारती को शंकर सिंह ने जबरदस्त मात दी है। तो आखिर रुपौली सीट पर कैसे खेल शंकर सिंह ने किया? लोकसभा चुनाव में बीमा भारती को हराने वाले पप्पू यादव ने आरजेडी को इसके जिम्मेदार बताया। बीजेपी कह रही है कि यहां मिली हार की हम समीक्षा करेंगे। बिहार जो है वो एनडीए और महागठबंधन के जो घटक है आरजेडी, वो आज भी युवराज और राजा की तरह काम करते हैं। ना तो वो माले से पूछे, ना कांग्रेस को अप्रोच किया, ना सीपीआई सीपीएम को बुलाया। अंतिम दिन 1 घंटे के लिए वो जाके पिकनिक मनाने गए, जब 1 सप्ताह से पूरा सरकार गांव-गांव जा रही थी, लगा हुआ था, पूरी ताकत लगाई हुई थी। तो आपने पहले तो इस्तेमाल किया बीमा जी को, बाद में बलि का बकरा बना दिया। इन 7 राज्यों पर 13 सीटों पर जहां चुनाव हुआ, उनमें से एक राज्य पंजाब भी था। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में सिर्फ 1 सीट पर चुनाव हुआ, जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर। उपचुनाव में आम आदमी पार्टी जीती। यहां से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने बीजेपी के शीतल अंगुराल को हरा दिया। यहां भी दल बदल का जबरदस्त खेल देखने को मिला। शीतल अंगुराल इसी सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक थे और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने उन्हें फिर से इस सीट से मैदान में उतारा। उधर बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आने वाले मोहिंदर भगत को यहां पर जीत मिली। एक कैंडिडेट जब आम आदमी पार्टी से लड़ा 2022 में तो वो जीता। उस कैंडिडेट ने अपनी मां को, पार्टी तो मां के समान होती है, उसको धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी में चला गया और अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो तीसरे नंबर पे और बहुत पीछे हैं। जनता ने सबक सिखाया। जनता इस तरीके से धोखा देने वाले लोगों के साथ कभी नहीं जाती। और दूसरी बात यह है कि जनता का विश्वास पंजाब सरकार के साथ है और जनता को पंजाब में भगवंत मान साहब का काम पसंद आ रहा है। पंजाब के बाद रुख मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव हुआ। कमलनाथ के गढ़ में लोकसभा के बाद अब विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी ने सेंधमारी कर दी। जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी के कमलेश शाह ने कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को हरा दिया। कमलेश शाह ने कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह को 3200 से अधिक वोटों से हराकर अमरवाड़ा सीट मध्य प्रदेश में जीत ली है।